हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में हम बात करेंगे समास, संधि और अलंकार, जिसके बारे में हमने टेलीग्राम पर पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी करना है वो कर लेना। ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो, आप कैसे अपनी तैयारी को रखना चाहते हो। यहाँ पे आपका रिवीजन भी करवाया जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और जो टॉपिक इम्पोर्टेंट होगा उसको भी मैं यहाँ पे कवर करवा दूंगा। और आप यहाँ से देख करके आप वीडियो को पॉज करके आप अपना शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर सकते हो, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा। तो हम बात करते हैं समास की। हमारा 3 टॉपिक था, समास, संधि और अलंकार। तो सबसे पहले हम समास की बात करेंगे। समास किसे कहते हैं, समास होता क्या है। अगर कोई वाक्य है उसको अगर संक्षिप्त रूप हम प्रदान कर दें, यानी कि छोटे रूप में अगर उसको हम कन्वर्ट कर दें, एक तरह से बदल लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, संक्षिप्तीकरण जो होता है यही समास कहलाता है। ठीक है। अब समास जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया कि जैसे आपका रसोई घर है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रसोई के लिए घर। तो इसका क्या हुआ, संक्षिप्त वर्ड जो है, शब्द जो है यहाँ पे रसोई घर बना है। ठीक है। इसका एक सार्थक अर्थ भी होना चाहिए, तभी ये आपका समास कहलाएगा। तो अब इसकी परिभाषा देखिए जो आप पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा अपनी परिभाषा। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। सार्थक शब्द का मतलब होता है कि जिसका एक अर्थ हो। ठीक है, उसको हम समास कहते हैं। या आप यहाँ पे देख लें, जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए, यानी कि कम शब्दों के माध्यम से हम अगर अधिक अर्थ को बता लेते हैं तो वो हमारा समास कहलाता है। एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कि समास का भेद। ठीक है, यानी कि समास का जो भेद होता है उसके बारे में, यानी कि ये 6 प्रकार का होता है। समास के कितने भेद हैं, तो 6 भेद हैं। ठीक है। और इसका अगर ट्रिक आप रटना चाहें तो यहाँ पे आपको ट्रिक दिया हुआ है, आप ट्रिक रट सकते हैं। ट्रिक बहुत ही आसान है। अगर ट्रिक से याद करते हैं तो यहाँ से द्वंद्वी से होगा। देखिए यहाँ पे द्वंद्व है तो पहले सबसे पहले यहाँ पे द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास होगा, अस या अव्ययी भाव होगा, बहुब्रीहि होगा, तत्पुरुष समास होगा और कर्मधारय है। ठीक है। यहाँ पे आप इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक एक के बारे में, हम डिटेल में यहाँ से बात करेंगे। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपको देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो आपको क्या करना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें कि कैसे आपकी तैयारी करनी है। ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी फ़िलहाल हम बीच में और कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। तो यहाँ पे जो अव्ययी भाव समास है, जिसमें प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है, और दूसरा पद इसमें क्या होता है, निश्चित रूप से संज्ञा ही होती है। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे शब्दों के क्या होता है, प्रारंभ में आपका उपसर्ग भी लगा होता है। तो आप यहाँ से ध्यान देंगे, या तो देखिए उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए, और उपसर्ग में क्या होता है, यथा हो गया, प्र हो गया, प्रति हो गया, अनु हो गया, आ, निर आदि, ये सारे उपसर्ग अगर लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से क्या होगा, वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, यथाशक्ति, यानी कि शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन इसका अर्थ होगा। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, जो वाक्य बनते हैं आपके, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका अव्ययी भाव समास यहाँ पे बनेगा। ठीक है। अब चलते हैं आगे। ठीक है। अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, जहाँ भी दिक्कत हो रही है आप इसका शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अब बात करते हैं कि अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो, यानी कोई शब्द जो है बार बार रिपीट होता है, जैसे में यहाँ पे हमने आपको बता दिया है कि धीरे धीरे, ठीक है, ऐसा शब्द, तो वहाँ पे भी अव्ययी भाव समास होगा। रातों रात, दिनों दिन, इस तरीके से, यानी एक ही शब्द अगर बार बार आ रहा है, बार बार का मतलब एक से अधिक बार आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका डैश मिलेगा इसमें। ठीक है। यहाँ पे डैश मैं भूल गया हूँ, तो यहाँ पे आपको डैश लगा देना है दिनों दिन में। अब इसके बाद करते हैं द्वंद्व समास की। एक समास हमारा खत्म हो गया, उसमें अव्ययी भाव समास में यही था, या तो उपसर्ग लगा हो, जैसे प्रतिदिन में क्या है, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है। इस प्रकार से जब उपसर्ग लगे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि द्वंद्व समास क्या होता है। इसमें क्या मिलता है, द्वंद्व समास में आपको मिलेगा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का मतलब होता है, जैसे ये माता पिता हैं तो इनके बीच में आप ये पाही देख रहे होंगे इस तरीके से। ठीक है। डैश,
तो इसको हम क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। तो यहाँ पे जिस समासिक शब्द यानी कि जब कोई भी ऐसा समास वाला शब्द जिसमें क्या हो, योजक चिन्ह लगा हुआ हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जब विग्रह करेंगे तो उसमें एक अर्थ निकलेगा, यानी कि और उसके साथ में क्या होगा, जैसे भाई और बहन, यहाँ पे क्या डैश का मतलब क्या है, या तो डैश मिल जाए या तो फिर और की मात्रा आ जाए। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, और शब्द जब मिल जाएगा तो माता और पिता या माता पिता, दिन रात यानी कि अपोजिट भी मिल रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे दोनों पद क्या हैं, प्रधान है। इसमें आप रट सकते हैं कि या तो दोनों पद प्रधान हो, या तो योजक चिन्ह लगा हो, या तो यहाँ पे जो है और कि यहाँ पे ये शब्द मिले आपको, ठीक है, और शब्द मिले, तो वहाँ पे क्या होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अब बात करते हैं कि द्विगु समास क्या होता है, ठीक है। तो द्विगु समास जिसमें क्या होता है, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है यहाँ पे। तो संख्यावाची का मतलब यही है, बहुत आसान है, सबसे ज़्यादा ये आसान है कि ये क्या होता है, संख्यावाची का मतलब होता है जैसे 1 2 3 4 ऐसे संख्याएं होती हैं, तो इन्हीं से मिलजुल के ये बना होता है। जैसे चौराहा, इसमें क्या है, 4 आ रहा है ना, चौराहा में 4 आ रहा है यहाँ पे। नवग्रह का मतलब 9 आ रहा है यहाँ पे। दोपहर का मतलब 2 आ रहा है। ये क्या है, एक संख्या है, इनको हम गिन सकते हैं। तो जहाँ पे ये गिनती वाली संख्याएं आती हैं या इस तरह का प्रश्न बनता है, वहाँ पे संख्यावाची जब मिल जाए तो हम इसको द्विगु समास आराम से सॉल्व कर लेंगे, उसको हम द्विगु समास टिक करके चले आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास जहाँ पर एक शब्द दूसरे शब्द की क्या करता हो, विशेषता बताता हो, वहाँ पे क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। जैसे नील गाय, नील गाय, नील गाय में आप देखेंगे मतलब गाय कैसी है, नीली है, मतलब एक दूसरे से दोनों शब्द क्या हैं, जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। यहाँ पे महात्मा हो गया, ठीक है, और यहाँ पे नील कमल हो गया और चरण कमल, ये सारे जो है इसके एग्जाम्पल हैं। अगर आप एग्जाम्पल जितना सॉल्व करोगे उससे आपका जो ये माइंड है ना उतना ज़्यादा सेट हो जाएगा, ठीक है, उन चीज़ों को लेकर के। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल जो है सॉल्व करने की कोशिश करें, यही कहेंगे हम। और इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की, यानी कि जिस समास का उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, या जिन शब्दों का विग्रह करने पर बीच में क्या आए, का आए, की आए, के, लिए आए या को आए, अब में से या पर आए, ये चीज़ें अगर आती हैं तो वहाँ पे क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। जिस समास का पहला पद, जो पहला पद होता है यानी कि जो उत्तर पद होता है, क्या होता है, वो प्रधान हो। सबसे पहले देख लीजिए, उत्तर पद यहाँ पे प्रधान होगा, ठीक है। और इसको अगर या करके हम देखें, या तो ये हो गया कि उसका उत्तर पद प्रधान हो, या तो फिर क्या होगा, उनका जब हम विग्रह करेंगे, विग्रह, ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए, का मिलना चाहिए, की मिलनी चाहिए, या के लिए मिलना चाहिए, या को मिलना चाहिए, या में से पर, ये चीज़ें मिलनी चाहिए निश्चित रूप से। इनमें से कोई ना कोई एक मिलना चाहिए। अगर ये मिल जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा। इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए, गंगा जल, जैसे गंगा जल को अगर हम अलग अलग करें तो गंगा का जल हो जाएगा यहाँ पे। यश प्राप्त, यश को प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे को की हमने बात की थी, आपको इसका भी एग्जाम्पल मिल गया। अब भयाकुल का क्या होगा, भय से आकुल, से के लिए हमने बात की थी तो से भी यहाँ पे मिल जा रहा है। हाथ कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, यहाँ पे भी देखिए के लिए आ गया है यहाँ पे, तो ये भी क्या है, तत्पुरुष का आपका एग्जाम्पल है। इसके बाद बात करते हैं पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, में की हमने बात की थी यहाँ पे, तो देखिए में से भी आपको एग्जाम्पल मिल गया। तो इस तरीके से जितना आप अधिक से अधिक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आपको उतना ज़्यादा जो है सेटिंग जो है हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट में बहुव्रीहि समास की, उसके बाद हम बात करेंगे संधि की। तो बहुव्रीहि समास, ठीक है, ये 6वां नंबर पे है आपका। तो यहाँ पे इसकी अगर चर्चा करें तो जिस समास में किसी तीसरे पद की ओर, इस समास में क्या होता है, जैसे जो शब्द होते हैं पहले वाले, प्रथम और जो
सेकंड पद होते हैं, वो दोनों शब्द क्या मिलकर तीसरे ओर संकेत करते हैं, मतलब उसका एक और अर्थ निकाल देते हैं। खास तौर से इसमें ऐसे शब्द होते हैं जिनका मतलब निश्चित रूप से पर्यायवाची होता ही होता है। तो जहाँ पे अगर आपको पर्यायवाची मिल जाए या कोई ऐसा शब्द मिल जाए जो तीसरी ओर आपको संकेत करता है, तो सीधे सीधे वहाँ पे हम क्या कर देंगे, बहुव्रीहि समास पे टिक कर देंगे, मार्क कर देंगे। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया दशानन, यानी कि 10 आनन है जिसका, उसको हम क्या कहते हैं, रावण। यानी कि हमारा क्या संकेत मिल रहा है, रावण। ठीक है, रावण की तरफ हमें क्या हो रहा है कि अगला शब्द जो है हमें इशारा किसके तरफ कर रहा है कि मतलब रावण, दशानन, 10 आनन, मतलब जिसके 10 सिर हों वो कौन है, तो वो कौन है, मुख वाले, तो वो रावण है। ठीक है, यहाँ पे इसका अर्थ ये हुआ। फिर लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, यानी भगवान गणेश की यहाँ पे बात की जाती है, क्योंकि इनका पर्यायवाची में आपको अक्सर आपको देखने को मिलता होगा लंबोदर किसका पर्यायवाची है, आपसे पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे गणेश भगवान हो जाएंगे। फिर चक्रधर, यानी कि विष्णु भगवान की यहाँ पे बात की जा रही है, यानी कि जिनके हाथों में क्या है, चक्र है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नीलकंठ, यानी नीला है कंठ जिसका, यानी कि भगवान भोलेनाथ की बात की जा रही है। ठीक है, तो इनका पर्यायवाची हो गया आपका नीलकंठ। यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको अगर समझ में आ गई हैं तो ठीक है, अगर थोड़ा भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप एक बार वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिएगा। आपके पास अभी समय है, आप इस टॉपिक को अगर कवर कर लेते हैं तो लगभग आपका 8 से 10 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा इतने टॉपिक में। ठीक है, 8 से आपका 10 नंबर जो है कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि एक एक टॉपिक से ना 2 से 3 क्वेश्चन आपका बन रहे हैं यहाँ पे। और इस बार जो जो क्वेश्चन जहाँ जहाँ से पूछे जा रहे हैं वो सारे टॉपिक मैं आपको कवर करवा दूंगा। 10 दिन के अंदर सारे टॉपिक हर सब्जेक्ट की कोशिश करूंगा कि कवर ही हो जाएं, और उनके जो क्वेश्चन मिलेंगे वो क्वेश्चन भी मैं करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं संधि की। संधि किसे कहते हैं, यानी जो निकटवर्ती जो शब्द होते हैं, यानी कि वर्ण जो होते हैं, वर्ण की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो उन वर्णों को जोड़ा जा सकता है अगर, तो वो क्या होगा, वो संधि होगा। ठीक है, आप यहाँ पे सिंपली इस तरीके से समझें कि जो दो निकटवर्ती, मान लीजिए एक ये वर्ण हो गया आपका, ठीक है, और एक यहाँ पे वर्ण हो गया, तो अगर दोनों ये निकट, यानी इसका लास्ट हो गया पहले का और दूसरे का प्रथम, अगर हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी परिभाषा देखिए, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न जो विकार जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। अब बात करते हैं कि ये कौन कौन सी होती है, तो स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे स्वर संधि की, इसके बाद मैं विसर्ग संधि की बात करूँगा क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे व्यंजन संधि की। तो आइए स्वर संधि के बारे में हम चर्चा करते हैं। स्वर संधि में सबसे पहले आपका आता है, ठीक है, दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर संधि होता है, लेकिन आप दीर्घ संधि के नाम से याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है इसमें कौन सा संधि है, दीर्घ आ जाएगा, गुण आ जाएगा, यण आ जाएगा, अयादि आ जाएगा, इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, यही सब ज़्यादा एग्जाम्पल आपसे पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, तो आप यहाँ से जरूर कवर करें इसको। तो स्वर संधि में आपका मिल रहा है पहला नंबर पे दीर्घ संधि, जिस संधि के बीच में क्या हो, बड़ी मात्रा लगी हो। ठीक है, बड़ी मात्रा का अर्थ है कि देखिए आ हो गया आपका बड़ा का मात्रा है ये, ठीक है, और बड़ी वाली ई जो है ये हो गई आपकी बड़ी मात्रा हो गई, और यहाँ पे ऊ, ये वाला ऊ है जो ये बड़ा वाला, तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा होगी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जैसे स्वार्थी, स्वा धन अर्थी, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए आपको बड़ी मात्रा मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब दीर्घ हो जा रहा है, दीर्घ, तो दीर्घ रूप अगर हो रहा है, फिर विद्यालय हो गया, विद्यार्थी हो गया, तो ये सब क्या है, आपका दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बात करते हैं गुण संधि के बारे में। तो गुण संधि की अगर चर्चा करें यहाँ पे, तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो जिस संधि की संधि में एक मात्रा, यानी कि ऊपर की ओर जो एक मात्रा, जैसे महेंद्र हो गया, सुरेंद्र हो गया, आप इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मात्रा लगी होती है। सिंपली देखिए, मेरा इस तरीके से आपको समझाने का मतलब ये है कि अगर बहुत सारी मैं लंबी आपको परिभाषाएं बताऊं और लिखवाऊं और नोट्स करवाऊं तो वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में कम समय है और हमें मतलब है सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने से, ना कि हमें सब रटने की। ठीक है, तो हम रट भी नहीं सकते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है एग्जाम के लिए, तो इसलिए हमें बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे आप लोगों के लिए एक ट्रिक बना के लेके आए हैं
कि जिस संधि में एक मात्रा ऊपर की ओर ऐसे लगी हो, ठीक है, ऐसे मात्रा लगी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको गुण संधि के रूप में हम जानेंगे। उसका जितना भी एग्जाम्पल होगा, देखिए यहाँ पे जैसे महोत्सव हो गया, महाधनोत्सव, अब यहाँ पे है क्या, आ उ, ये मिला के ओ हो रहा है। अगर ये सब चीज़ें मैं आपको बताने लग जाऊँ तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड होगा, वही मैं करना नहीं चाहता हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। एक मात्रा ऊपर की ओर अगर लगी है तो वहाँ पे गुण संधि होगा सीधे सीधे, जैसे महाधन ऋषि होगा आपका, महर्षि हो गया, इसी प्रकार से महाधन इंद्र हो गया, महेंद्र हो गया। तो इस तरीके का जहाँ भी आपको मिले आप वहाँ पे आसानी से कर लेंगे। अब बात करते हैं वृद्धि संधि की। जिस शब्द में ऊपर की ओर क्या हो, दो मात्राएं लगी हो ऐसे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वृद्धि संधि होगी। अब यहाँ पे आप देखिएगा, आ के बाद क्या है, देखिए यहाँ पे आ के बाद अ और आ, इन दोनों के बाद अगर कोई मेल आता है, मतलब अगला वर्ड आता है, जैसे में कि ए आए, आए, ओ आए, ओ आए, ये सब चीज़ें आएंगी तो उसका क्या होता है, दीर्घ हो जाता है, दीर्घ रूप हो जाता है यहाँ पे। तो अब को ज़्यादा इसमें नहीं सोचना है, जैसे सदाधनेव, सदैव, इस तरीके का जब भी आए। परम औषधि, औषधि में आप देखेंगे तो बड़ी का जो वो मात्रा होता है, बड़ा का वो है यहाँ पे, ठीक है, दीर्घ हो जा रहा है, यानी कि दीर्घ यानी कि वृद्धि हो जा रही है, उसकी मात्रा में क्या हो रहा है, वृद्धि हो जा रही है, एक मात्रा बढ़ जा रही है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वृद्धि संधि का मार्क लगा के चले आएंगे। देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया है कि अ आ के बाद क्या है, ए आए, ठीक है, ओ अ आए, तो इसका क्या होगा, हमेशा इसमें से बड़ा ही आएगा, ठीक है। लेकिन पहले क्या होना चाहिए, अ या आ में से कोई एक होना ही चाहिए, उसके बाद या तो ये दोनों में से कोई एक आए या तो ये आए। अब इसमें से अगर कोई एक आएगा तो ये बड़ा वाला हम कर देंगे, अगर इसमें से कोई एक आएगा तो इसको हम बड़ा वाला यहाँ पे कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा। जैसे महौषधि हो गया, सदैव हो गया। तो इस तरीके से जब भी ये प्रश्न आपका बनता है तो यहाँ पे हम करते हैं वृद्धि संधि। अब हम बात करते हैं यण संधि की। यण संधि क्या है, जिस शब्द में य व र के बाद, ठीक है, उससे पहले क्या आता है, आधा शब्द लगाओ, यानी कि आधा शब्द जब भी आए तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे बीच में जैसे अत्यधिक है, आप एग्जाम्पल से समझें इसको, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आधा शब्द लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, सीधा सीधा यण संधि हो जाएगा। और इसमें अक्सर आप देखेंगे य व र जो है, इससे पहले क्या मिलता है हमें, ये सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। आप इसको आप मतलब संधि में आप इसको तो याद कर ही सकते हैं इतना, कि मतलब जो ई है, ऊ है, या री है, री में दो होते हैं, तो उसके बाद अगर यहाँ पे हम करें तो इसका यण संधि बन जाएगा। एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया अत्यधिक, जैसे में यहाँ पे क्या है, अत्यधिक एक शब्द क्या है, आधा मिला ना हमको, तो हमने वही तो बताया आपको परिभाषा में कि जब वहाँ पे कोई आधा शब्द मिलता है य व र से पहले, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे यण संधि हो जाएगी। सिंपली आपको याद करना है, इसी तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है, आपको परिभाषा याद नहीं करनी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं बार बार यही बता रहा हूँ। अब पितृ आज्ञा, यहाँ पे पितृ आज्ञा हो जाएगा, इस तरीके से आपको करना है। देखेंगे आपको मतलब प्रत्येक में क्या हो रहा है, आपको आधा जरूर मिलेगा, ठीक है। तो जहाँ भी आधा मिले, देखिए स्वागत में आपको आधा मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यण संधि हो जाएगा। अब बात करते हैं अयादि संधि की, जो यहाँ पे लास्ट होगी। अयादि संधि यानी कि जिस शब्द में ए ओ की मात्रा नहीं आती हो, ठीक है, यानी कि इस संधि में ये मात्राएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी, वहाँ पे क्या होगा, अयादि संधि होगा। इसके अलावा कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे सिंपली अगर हम बात करें, जो परिभाषा है, ए के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो ए के स्थान पे हम क्या कर देते हैं, अय कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अय के स्थान पे जो है आय हो जाता है, ओ के स्थान पे अ हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार हम कर रहे हैं, और यहाँ पे अ का जो मतलब है, अ के स्थान पे हम आव कर देते हैं, ठीक है।
आव कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अया आदि संधि हो जाएगा। अब अक्सर देखेंगे इसमें जैसे नायक का होता है, नायक, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे ना तो आपको आ जाएगा अयादि संधि, यानी कि अयादि संधि के द्वारा ही इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, अयादि संधि के द्वारा ही इसको जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे मैंने वही चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल में सेम टू सेम, जैसे नायक, नय धन अक, नायक हो गया आपका, यक, यक, देखिए यहाँ पे आ रहा है ना अक यक, तो यही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यही चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अय, अय आया ना, अय, अयक, 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 तो यही चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी आपको। ठीक इसी प्रकार से आपको एग्जाम्पल देख लेना, सेयन, सेधन अन, शयन, पवन, पोधन अन, पवन, इसी प्रकार से ये बन जाएगा। अब बात करते हैं कि विसर्ग संधि क्या होती है। जहाँ पे देखिए जिस शब्द का विच्छेद करने पर आपको क्या मिले, दो बिंदी मिल जाएं, आप सिंपली इसी प्रकार से आप याद करेंगे कि दो बिंदी जहाँ पे मिले, अक्सर देखिए विच्छेद करना ही पड़ेगा। जब आप विच्छेद करेंगे तो उसमें क्या होगा, दो बिंदी आपको मिल जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो जब दो बिंदी मिल जाए तो यही तो विसर्ग कहलाता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे अत धन एव, अतएव हो गया आपका, प्रथम धन अध्याय, प्रथमोध्याय हो गया, दुअधन काल मतलब दुष्काल हो गया, निहधन चल, निश्चल हो गया। इस प्रकार अधधन गति हो गया, अधोगति हो गया। तो इस प्रकार से हम और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि यानी संधि विच्छेद करने पर व्यंजन के बाद यदि स्वर आए या कोई व्यंजन आए, यहाँ पे इसके कहने का मतलब यही है, परिभाषा जो है व्यंजन संधि की, वो परिभाषा ये कह रही है कि अगर संधि विच्छेद करने पर व्यंजन आए, ठीक है, जो व्यंजन है, पहले तो व्यंजन आना ही चाहिए, उसके बाद व्यंजन संधि की जब बात हो रही, देखिए स्वर में क्या था कि स्वर स्वर आएगा, लेकिन ये व्यंजन की जब बात करेंगे तो पहले क्या आना चाहिए, पहले व्यंजन आना चाहिए, उसके बाद या तो व्यंजन आए या तो स्वर आए। पहले मान लीजिए यहाँ पे आपका व्यंजन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अब बात कर रहा है जिससे मेल करना है, या तो देखिए यहाँ पे व्यंजन होना चाहिए, व्यंजन, या तो यहाँ पे स्वर होना चाहिए। ठीक है, स्वर यहाँ पे ये होना चाहिए, इन दोनों में से अगर कोई एक आता है तब जाके यहाँ पे क्या बनता है, आपका व्यंजन संधि बनता है। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल, दिगंबर, दिग्धन अंबर। ठीक है, दिग्धन अंबर। अब यहाँ पे देखिए दिगंबर ये हो कैसे गया, अगर आपको इस तरीके से विच्छेद पूछा जाएगा तब जाके आप फंस जाएंगे। इसलिए मैंने इसका 4 से 5 यहाँ पे रूल के बारे में बताया शॉर्ट करके कि मतलब ये रूल है क्या चीज़। तो देखिए सबसे पहले किसी वर्ण के बाद, यानी जब कोई देखिए वर्ग है ना, तो जो हमारा वर्ग है 1 से जो 5 तक का है, मतलब क से लेकर के जो म तक है, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ तक जो वर्ण है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर उसके बाद कोई स्वर आता है, मतलब क से लेकर म तक जब कोई वर्ण हम लेंगे पहले संधि में, तो जो प्रथम पद होना चाहिए वो क से म तक के बीच में होना चाहिए। इसके बाद जब कोई स्वर आए या व्यंजन आए, कोई भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जब ये आ जाए तो उसमें क्या करेंगे, हम तीसरा वर्ड ले लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आप एग्जाम्पल से, दिक धन अंबर है, दिक, क क्या है, प्रथम है, प्रथम वर्ण का जो है, प्रथम वर्ण का ये क्या है, प्रथम वर्ण है, प्रथम समूह का जो है हमारा क से म तक में, तो पहले का क्या है, ये हमारा पहला शब्द है, वर्ण है। अब हम बात करेंगे कि इसका तीसरा क्या होगा, क के बाद क्या आता है, ख आता है, ये दूसरा हो जाता है, और यहाँ पे ग जो है हमारा तीसरा। तो यहाँ परिभाषा हमको ये कहती कि हमें क्या करता है कि क का जो है वो तीसरा स्थान यानी कि ग हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ग हो गया है तब जाके ये दिगंबर हुआ है। इसी तरह से वाक, वाक का फिर ग हो जाएगा तो वागीश्वर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्यंजन संधि। सिंपली आपको क्या करना है, आपसे पूछा जाएगा कि स्वर संधि है कि विसर्ग संधि है कि व्यंजन संधि है, तो आप सिंपली इसी तरह से आप सॉल्व कर देंगे। आपको इतना सारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब सारी चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा में मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका अच्छा और भी मतलब होने का चांस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं दूसरे रूल की। तो दूसरा भी सेम इसी प्रकार से है कि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि उसी वर्ग का कोई तीसरा या चौथा, ठीक है, वर्ण आ जाए, उसी वर्ग का जो है
तीसरा वर्ण आना चाहिए या चौथा आ जाए। तो ये आ जाएगा तो उसके स्थान पे हम क्या करेंगे, तीसरा ले लेंगे। ठीक है, तो तीसरा चौथा जब आएगा पहले वाले के बाद में तीसरा चौथा आएगा तो उसमें क्या करेंगे, हम तीसरा वाला सेलेक्ट कर लेंगे, उसी वर्ण का करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे अब देखिए वाक जाल हो गया, वाक जाल हो गया यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, यानी कि सेम टू सेम सारा वही है। क्या है ये, व्यंजन संधि के ही एग्जाम्पल हैं। तो आप यहाँ पे सारे एग्जाम्पल उठा के आप व्यंजन संधि में रख देंगे। अब हम बात करते हैं अलंकार की। ठीक है, अलंकार किसे कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से देखा जाए दो ही प्रकार के होते हैं और इनमें अलग अलग मतलब बांटा गया है कि मतलब उनके जो उपवर्ग की तरह बांटा गया है, तो उनमें जो है एक छोटे छोटे करके अलग अलग बांटा गया है। तो उन पे हमें अभी फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है कि ये कितने प्रकार का होता है, दो। अब इन दो प्रकारों में कौन कौन सा आता है, मेन मेन जो एग्ज़ाम में जिनसे प्रश्न बनते हैं, जैसे यमक अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, रूपक हो गया, अनुप्रास हो गया, तो ये सारे हम आपको बताएंगे। और एक होता है अतिशयोक्ति अलंकार, जो बढ़ा चढ़ा कर बातें की जाती हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं हम सबसे पहले शब्दालंकार की। शब्दालंकार में हम बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की। देखिए ये परिभाषाएं किताबी नहीं है, इसको मैं अपने तरीके से मैं बनाया हूँ ताकि आपको याद रहे और आप एग्ज़ाम में कर पाएँ। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा ये है कि जहाँ पर एक या अनेक वर्णों को बार बार, मतलब एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, जैसे कुल कानन कुंडल मोर पखा। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे एक ही शब्द, एक ही जो वर्ण है ना, उसकी बार बार क्या हो रही है, अनुवृत्ति हो रही है। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा क है ना, क ये यहाँ पे देखिएगा क बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो अलंकार होता है उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं, यानी एक ही वर्ण बार बार आ रहा है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हैं एक से दो, तो आप देखेंगे इसका क्या है, बार बार आवृत्ति हो रही है, सेम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो आपको ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है। अब बात करते हैं यमक अलंकार की। यहाँ पर क्या होगा, एक ही शब्द जो है, जहाँ पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु अर्थ क्या हो उसका अलग अलग हो, यानी कि जब जहाँ भी दो से अधिक बार कोई शब्द आता है और हर दोनों बार मतलब उसका अर्थ अगर बदल जाए तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, यमक अलंकार। इसकी परिभाषा आपने तो खूब रटी होगी, क्योंकि हमें मतलब जब हम हाई स्कूल में थे तभी से हमको ये परिभाषा जो है, मतलब परिभाषा के साथ साथ ये वाला एग्जाम्पल पक्का हमको एग्ज़ाम में भी मिलता था और हम ऐसे भी इसको जो है कर ही के आते थे, हमें ये बिल्कुल याद था। तो आपको बिल्कुल याद होगा ये वाला, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, वह खाए बौराए जग या पाए बौराए। मतलब कि कनक कनक, यहाँ पे एक बार कनक का अर्थ है आभूषण जो होता है, जो गहना होता है, उसकी बात की जा रही है। बहुत सारा जैसे धन हो गया, तब भी आदमी क्या होता है, पागल हो जाता है बहुत सारा पा करके। और इसमें क्या है कि बहुत सारा पाएगा तब भी पागल हो जाएगा, या तो फिर एक दूसरे का अर्थ है धतूरा, कि जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा धतूरा खा लेगा तब भी वो क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे दो अर्थ इसके मिलते हैं, एक धतूरा मिलता है, एक आभूषण। तो आपसे परिभाषा में क्या बोला है कि एक ही शब्द दो बार या दो से अधिक बार आए और दोनों बार क्या हो कि अर्थ उसका बदल जाए। तो यहाँ पे अर्थ बदल जा रहा है, एक कनक का अर्थ हो जा रहा है धतूरा, एक कनक का अर्थ हो जा रहा है यहाँ पे आभूषण या धन, जो भी आप लेना चाहें इस तरीके से, तो उसका अर्थ बदल जा रहा है यहाँ पे। तो यमक अलंकार हो गया। अब बात करते हैं श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार भी बहुत आसान है, यमक अलंकार से आप कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ पर एक शब्द एक ही शब्द क्या हो, अनेक बार, मतलब अनेक बार आए और हर बार जो उसका अर्थ क्या हो, मतलब कई बार आने से उसका अर्थ तो बदलेगा ही बदलेगा, यमक में हमने देखा ही था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे
उससे अधिक बार इसका अर्थ आ जाएगा। मतलब जितने बार आएगा ना, हर बार उसका मतलब अर्थ बदलता जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। अब श्लेष अलंकार की अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। ये आपको एग्जाम्पल बखूबी याद होगा। तो यहाँ पे रहीमन पानी राखिए मतलब एक पानी आपकी जो इज्जत मान मर्यादा है, आत्म जो सम्मान होता है वो होती है। और एक पानी का अर्थ है यहाँ पे पानी जो नॉर्मली हम लोग पीते हैं उसकी बात की जा रही है, और एक जो है कांति इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पे एक ही शब्द के क्या है, तीन तीन अर्थ हैं यहाँ पे। तो इन तीनों अर्थों के बारे में हमने आपसे बताया, ये होता है इसका अर्थ। तो अब बात करते हैं अर्थालंकार की। ठीक है, श्लेष अलंकार आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश किया ना, यहाँ पे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यहाँ पे क्या है, पानी आपको देखिए 3 बार आपको मिलेगा। ठीक है, पानी आपको जितने बार आपको मिला है, और हर बार पानी का अर्थ क्या है यहाँ पे बदल गया है। यानी कि यहाँ पे कितना बार मिला है, 3 बार मिला है, तीनों बार अलग अलग अर्थ मिले हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, श्लेष अलंकार है। अब बात करते हैं उपमा अलंकार की। ठीक है, तो उपमा अलंकार की बात करते हैं, ये सेकंड वाला चल रहा है आपका अर्थालंकार, उसमें आता है उस उपमा अलंकार। तो जहाँ पर किसी व्यक्ति की तुलना उसके गुण, मतलब जब कोई भी व्यक्ति है उसके गुण और धर्म और जो भी है उससे जुड़ी हुई तुलना अगर हम किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जब तुलना हम करते हो किसी के साथ, तो वहाँ पे आपका उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, उपमा अलंकार हो जाता है। यानी कि अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलता है आपको, इसमें भी योजक चिन्ह मिलता है, और उसके साथ में क्या मिलता है, ठीक है, उसके साथ में आपको मिलता है सा, सी, से या सरिस, ये शब्द जरूर मिलते हैं। तो अगर ये याद मतलब उसमें ऐड हो जाते हैं, ये मिल जाते हैं आपको, तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है कि मुख्य चंद्रमा सा सुंदर है। ठीक है, मुख्य चंद्रमा सा सुंदर है, सा एक तो इसमें डैश मिल गया जिसकी हमने बात की थी कि आपको यहाँ पे योजक चिन्ह जिसको हम कहते हैं वो मिल गया बीच में। ठीक है, एक तो तुलना की जा रही है किसके जैसा, मुख्य चंद्रमा सा सुंदर है, चंद्रमा से आपकी तुलना भी की जा रही है, और सा भी यहाँ पे लगा हुआ है जैसा कि हमने बताया, सा, सी, से या सरिस मिल जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। अब बात करते हैं रूपक अलंकार की। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि उपमेय उपमान क्या होता है। तो उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती है, और जिससे तुलना की जाती है उसको हम उपमान कहते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार जहाँ उपमान या उपमेय को एक रूप मान लिया जाता हो। ठीक है, एक रूप में हम क्या करते हैं, पिरो लेते हैं, वहाँ पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। अब उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, अभी हमने आपसे बताया है। उपमेय का अर्थ है जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं जहाँ योजक चिन्ह आए वहाँ सासी अगर न मिले तो भी रूपक अलंकार होगा। मतलब कि योजक चिन्ह तो लगेगा, देखिए इसमें भी योजक चिन्ह है। इससे पहले हमने आपको बताया था उपमा अलंकार। ठीक है, उसमें भी योजक चिन्ह है। उसमें क्या था, सासी से ये शब्द मिलेंगे इसके साथ, और इसमें दिया है कि ये शब्द नहीं मिलेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अगर योजक चिन्ह सिर्फ मिलता है तो रूपक अलंकार हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल आप देखिएगा, देखिए एग्जाम्पल से बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो एग्जाम्पल जितना आप सॉल्व करेंगे ना, आपका उतना ही अच्छा से ये तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, चरण कमल बंदो हरि राई। ये क्या है, चरण किसके समान है, कमल के समान यहाँ पे तुलना की जा रही है। यहाँ पे आप डैश देख रहे हैं ना, योजक चिन्ह, सिर्फ योजक चिन्ह आपको मिलेगा। यहाँ पे साथ ही से ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। जैसे यहाँ पे मिला था आपको कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है, यानी कि जो कर मतलब हाथ होता है, भुजाएं होती हैं वो कोमल जैसी सुंदर है। तो यहाँ पे आपका यमक था। ठीक है, सॉरी उपमा था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है आपका रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सासी से नहीं मिलेगा तो रूपक हो जाएगा, और ये भी मिल जाए और डैश भी मिल जाए, मतलब हमारा योजक चिन्ह भी मिल जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे उत्प्रेक्षा अलंकार की। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मानो, जानो, जानो, मनु, मानो ऐसे करके शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। जैसे से देखिए यहाँ पे, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोनी गात, मानो नीलमणि शैल पर आता प्रयोग प्रभात। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे आप समझेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने क्या बोला, मानव जानो जानो मनु मानव, ऐसे करके यहाँ पे मिलेंगे। तो देखिए, सोहत ओढ़े पीठ श्याम सलोनी गात, मानो मानो मिला ना आपको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की। आप यहाँ पे एग्जाम्पल 2-3 हमने दिया हुआ है आपको, जब सेंड करेंगे पीडीएफ तो उसमें मिल जाएगा यहाँ पे, तो आप उसको नोट्स अपना कर लेना। अब बात करते हैं लास्ट में अतिशयोक्ति अलंकार की, यही इसका आखिरी है, अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कही जाए तो वहाँ पे क्या होगा, मतलब बात बहुत छोटी सी है और उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि हम बहुत भी बढ़ा चढ़ा कर रहे हैं, जबकि उसकी क्या है, उतनी मतलब कैपेसिटी नहीं है। एक तरीके से आप जो औकात बोलते हो ना, वो नहीं है। मतलब किसी व्यक्ति की जितनी औकात नहीं है, आप उससे कहीं ज़्यादा उसकी क्या कर रहे हो, बढ़ा चढ़ा कर, मतलब उसकी मतलब उसको मतलब इतना बढ़ा दे रहे हो कि मतलब जितना देखने से ही, मतलब सुनने से ही पता चल जाएगा, नहीं यार ये तो झूठ बोल रहा है, मतलब बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, तो वहाँ पे आप पकड़ लेते हो। तो ये सब चीज़ें, अगर इसके एग्जांपल की बात करें हम, तो यहाँ पे जैसे देखिए, अब यहाँ पे हनुमान जी के बारे में बताया गया है कि हनुमान जी की पूँछ में जो है आग लगी भी नहीं, और यहाँ पे सारी लंका क्या है, जल गई, और वहाँ से सारे निशाचर जो मतलब राक्षस थे वो मतलब भाग गए। तो ऐसा मतलब कहा जा रहा है, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है, मतलब उनके पूँछ में जब आग ही नहीं लगी और लंका भी जल गई, तो ये क्या है, बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पे बोला जा रहा है। तो उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो आप वीडियो को जो है लाइक शेयर ज़रूर करें। और पैड्स नोट्स आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पर आप मैसेज एडमिन को कर दीजिए, ये एडमिन है, ठीक है, Dream57, इनको आप मैसेज करेंगे तो ये आपको रिप्लाई कर देंगे और अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे। और यहाँ पे इनको ईमेल भी आपको चाहें तो कर सकते हैं। और हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वो चंद्रा इंस्टीट्यूट नोट्स जो है इलाहाबाद, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और notes.in वेबसाइट पे आप विजिट करके आप नोट्स फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।